हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो जो अपनी यूनिट है ना, सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी सॉलिड या हजार्डियस वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करें, इसका हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पहलू को, जो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉलिड और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट में, वो हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को इस वीडियो में शामिल करूंगा। वैसे तो अगर हम बात करें डिटेल्ड कोर्स में तो हम इस यूनिट को 6 से 7 घंटे में करते हैं बेसिकली, लेकिन यहां मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। और मेरे हिसाब से इसमें मैं कोई भी टॉपिक इधर उधर नहीं होने दूंगा और एग्जाम में आपको अकॉर्डिंग टू मी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये कंप्लीट रिवीजन है सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट की। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर इन चीजों को, ये कंसेप्ट जो हमने शुरू किया है कि एक एक यूनिट का कंप्लीट रिवीजन करें, अगर आपको ठीक लगता है तो हमारे मोटिवेशन के लिए और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लाइक्स बढ़ेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। एथिकल वैल्यूज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो वो आप इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं फ्रेंड्स इस यूनिट के बारे में। और इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इस सेशन जून के लिए आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो 1999 के अंदर आपको कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, किसके, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के। और आप चाहते हैं कि पेपर 1 भी हो जाए और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस दोनों हो जाए, तो एक रिविजनरी कोर्स है 2450, यानी कि 2450 रुपए में इस जून सेशन के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहा है तो इसके लिए भी हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे आप विजिट कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम सॉलिड वेस्ट और हजार्डियस जो वेस्ट है उसके मैनेजमेंट की बात करेंगे और हर कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि वेस्ट क्या होता है। वैसे तो देखो, सीधी सी बात है, जो अनयूजेबल चीजें हैं वो वेस्ट होती है, ठीक है। और अगर इसको डिफाइन करें, यहाँ कुछ शब्दों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वेस्ट इज डिफाइंड एज any unwanted or unusable substance that is discarded after primary use, यानी कि प्राइमरी यूज के बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अनवांटेड है और अनयूजेबल है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट आर नॉर्मली जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज। आपको पता ही है कि वेस्ट कैसे जनरेट होता है, या तो हमारी एक्टिविटीज या जो भी एनिमल है, हम भी सोशल एनिमल है, हमारी एक्टिविटीज से ही वेस्ट जनरेट होता है। और आपको पता है दिनों दिन अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और एक रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हम की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये हो रहा है, तो बहुत उससे वेस्ट भी तो जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि अर्बनाइजेशन एंड रैपिड एडवांसमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज led to an increase in the production and consumption process, resulting in the generation of waste from various sectors that include agriculture, ठीक है, commercial, domestic, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल एंड फ्रॉम कम्युनिटी एक्टिविटीज। ये सारे ऐसी एक्टिविटीज हैं, है ना, जिसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, वेस्ट दिनों दिन बढ़ रहा है ना। अलग अलग सेक्टर से आ रहा है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी बहुत वेस्ट जनरेट हो रहा है, कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि आपको पता है तरह तरह की मशीनरियां डेवलप हो चुकी है ना, उससे भी तरह तरह के वेस्ट निकलते हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे भी बहुत वेस्ट जनरेशन हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक बात है, आगे हम कंसेप्ट्स पे अभी चलेंगे फ्रेंड्स। और ये जो सॉलिड वेस्ट है उसको हजार्डियस वेस्ट कैसे, कब कहेंगे हम। जैसे हर कोई वेस्ट तो हजार्डियस वेस्ट नहीं होता ना, हर वेस्ट को हम हजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। वेस्ट है, लेकिन हजार्डियस वेस्ट होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, स्पेशली हम बात करें तो ए सॉलिड वेस्ट इज हजार्डियस वेस्ट इफ इट इज स्पेशली लिस्टेड एज नॉन हजार्डियस वेस्ट और मीट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट। बेसिकली ऐसे सॉलिड वेस्ट को हम हजार्डियस वेस्ट कहेंगे जो उस लिस्ट में है, हजार्डियस वेस्ट की लिस्ट में आ गया है, या फिर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है जो हजार्डियस वेस्ट में होती है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो लिस्ट क्या है, ये बात करेंगे। और यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो यूनिट है सॉलिड वेस्ट वाली, ये आपको सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो listed waste are waste from common manufacturing and industrial process
स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एंड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम डिस्कार्डेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये कहीं से भी आ सकते हैं। अब बेसिकली हम बात करें इनकी करेक्टरिस्टिक्स की, जिसको हम हजार्डियस वेस्ट के अंदर रखेंगे, ये करेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखनी है। करेक्टरिस्टिक्स वेस्ट आर वेस्ट दैट आर एक्सिबिट एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, या तो इसमें से एक या इसमें से एक से ज्यादा होगी, तो वो वेस्ट हमारे लिए हजार्डियस वेस्ट होगा। क्या? इग्निटेबिलिटी होगी, उसमें कोरोजिविटी होगी, रिएक्टिविटी होगी और टॉक्सिसिटी इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम कहेंगे क्या होगा, ये हजार्डियस वेस्ट होगा, है ना। यानी कि इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखे है ना, विशिष्ट अपशिष्ट वे अपशिष्ट है जो निम्नलिखित में से एक या अधिक विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उसमें ज्वलनशीलता हो, या फिर कोरोजिविटी यानी कि संक्षारणशीलता हो, या फिर रिएक्टिव यानी कि टॉक्सिसिटी विषाक्तता हो, उसको हम ये कहेंगे कि ये वेस्ट कैसा वेस्ट है, हजार्डियस वेस्ट है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन से वेस्ट को हजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे, या किस कैरेक्टरिस्टिक्स के वेस्ट को हजार्डियस वेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं कुछ लिस्ट के बारे में। जैसे एफ लिस्ट के जो वेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ये ध्यान से सुनना है, समझना है, और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ जो लिस्ट वेस्ट होते हैं वो होते हैं वेस्ट फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक सोर्स, यानी कि ऐसे वेस्ट जो बिना किसी स्पेसिफिक सोर्स से आ रहे हैं, उसका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, तो ऐसे वेस्ट को हम कहेंगे एफ लिस्ट वेस्ट। याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एफ लिस्ट वेस्ट आर नोन एज वेस्ट फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक सोर्स। They can be divided into 7 ग्रुप। इनको 7 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन दैट क्रिएट्स देम। बेसिकली हम 7 ग्रुप में किस आधार पे कर रहे हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के आधार पे। जैसे ये याद रखना है कैटेगरी, स्पेंट सॉल्वेंट वेस्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड अदर मेटल फिनिशिंग वेस्ट, डाइऑक्सिन बियरिंग वेस्ट, क्लोरीनेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, वुड प्रिजर्विंग वेस्ट, पेट्रोलियम रिफाइनरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज और मल्टी सोर्स लीचेट। ये 7 जो कैटेगरी हैं, बेसिकली एफ लिस्ट वेस्ट की कैटेगरी में 7 ग्रुप रखे गए हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट है इसका कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, सोर्स नहीं है। तो अगर ऐसा कोई वेस्ट जिसमें नॉन स्पेसिफिक सोर्स हो, वो एफ लिस्ट में रखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक है के लिस्ट। के लिस्ट में किसको रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द के लिस्ट आइडेंटिफाई हैजार्डियस वेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक सेक्टर, यानी कि वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर से आ रहे हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे, के लिस्ट में रखेंगे। स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड आर कंसिडर्ड सोर्स स्पेसिफिक वेस्ट। वहां पे अगर हमने देखा, वहां पे कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं था। अगर हमने एफ लिस्ट के पीछे बात की है ना, अभी देखो मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। अगर हमने एफ लिस्ट की बात की है तो नॉन स्पेसिफिक सोर्स है। अगर हम के की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, स्पेसिफिक सोर्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे द 13 इंडस्ट्रीज जनरेट के लिस्ट, यहाँ पे ऐसे कितनी इंडस्ट्रीज रखी गई है, 13 इंडस्ट्रीज हैं जो के लिस्ट वेस्ट में आती है। और 13 इंडस्ट्री कौन सा है, जैसे हमने 7 ऊपर लिखा ना एफ में, वैसे के में 13 है। कौन कौन सी है, वुड प्रिजर्वेशन है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वेटरनरी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, इनऑर्गेनिक पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इनऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, सेकेंडरी लेड प्रोसेसिंग, इंक फॉर्मुलेशन एंड कोकिंग, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू प्रोड्यूस कोक। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 13 ऐसी कैटेगरीज हैं जो किसमें है, के लिस्ट में है, ये ध्यान रखना है। और कौन कौन सी लिस्ट है, पी लिस्ट और यू लिस्ट में क्या है, देखिए यहां से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये के लिस्ट के वेस्ट या पी लिस्ट के वेस्ट या यू लिस्ट से आप क्या समझते हो। तो जहां पे नॉन स्पेसिफिक सोर्स है वो हमने बात की एफ लिस्ट के बारे में, जहां स्पेसिफिक है वो के, और पी लिस्ट किसमें है, पी लिस्ट आइडेंटिफाई जो एक्यूट हजार्डियस है, जो बहुत ही तीव्र और खतरनाक अपशिष्ट है, उसको हम पी लिस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। वेस्ट फ्रॉम डिस्कार्डेड कमर्शियल केमिकल प्रोडक्शन, ठीक है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स है उनके जो वेस्ट डिस्कार्डेड होते हैं वो पी लिस्ट के अंदर होते हैं। एक्यूट हजार्डियस होते हैं जो बहुत ही खतरनाक रूप से अपशिष्ट होते हैं। और यू लिस्ट की बात करें, आइडेंटिफाई हजार्डियस वेस्ट, है ना, ये भी हजार्डियस वेस्ट में आइडेंटिफाई है। और कौन से हैं ये, फ्रॉम डिस्कार्डेड कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स for a waste to be considered a P or U listed waste, it must meeting the following 3 criteria। इसमें 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। जो यू सूची में है वो भी हमने बेसिकली क्या है, यू लिस्ट आइडेंटिफाई हजार्डियस वेस्ट
यहाँ पे थोड़ा शब्दों को देख लेना, ये एक्यूट हजार्डियस है यानी कि बहुत ही तीव्र खतरनाक वेस्ट है, और ये वेस्ट तो है लेकिन उतना एक्यूट नहीं है जो यू लिस्ट वाला है, इसमें हजार्डियस वेस्ट ही है ये, ठीक है। और बेसिकली एक लाइन देखो नीचे ये क्या लिखा हुआ है, फॉर ए वेस्ट टू बी कंसिडर्ड पी और यू लिस्टेड, अगर कोई भी वेस्ट है वो पी लिस्ट में कौन सा है, यू लिस्ट में कौन सा है, इसमें 3 क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। ये 3 क्राइटेरिया अगर हैं तो वो पी या यू लिस्ट में रखे जाएंगे, और ये 3 क्राइटेरिया आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोई भी वेस्ट है वो पी लिस्टेड किया गया है, यू लिस्टेड किया गया है, तो वो कौन कौन से 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, कौन सा सही है, ऐसे आपसे स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन सा है, द वेस्ट मस्ट कंटेन वन ऑफ द केमिकल लिस्टेड ऑन द पी और यू लिस्ट, बेसिकली पी और यू लिस्ट की केमिकल लिस्ट है ना, वो सारी आपको याद नहीं होगी लेकिन हजार्डियस ही होंगे, तो वो वेस्ट जो केमिकल उस लिस्ट में है वो पी और यू में होगा, पहली बात। तो द केमिकल इन द वेस्ट मस्ट बी अनयूज्ड, जो केमिकल है उस वेस्ट में, द केमिकल इन द वेस्ट मस्ट बी अनयूज्ड, अनयूज्ड होना चाहिए। तीसरा है द केमिकल इन द वेस्ट मस्ट इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट, और वो एक तरह से कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये 3 ऐसी क्राइटेरिया है जो किसी भी वेस्ट को अगर पी लिस्टेड होना है और यू लिस्टेड होना है तो इन तीनों क्राइटेरिया में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम ईपीए की बात करें, असाइन ए हजार्डियस कोड टू ईच वेस्ट लिस्टेड ऑन द एफ एंड के लिस्ट, एफ और के लिस्ट के अंदर जो लिस्टेड है, तो ईपीए ने असाइन किया है हर हजार्ड जो वेस्ट है उसको एक हजार्ड कोड दिया है कि अगर कोई वेस्ट है टॉक्सिक वेस्ट है उसका कोड हम टी रखेंगे, और कोई वेस्ट एक्यूट हजार्डियस वेस्ट है उसको हम एच से करेंगे, और इग्निटेबल वेस्ट है उसको हम आई से करेंगे, और जो कोरोजिव वेस्ट है उसको सी से करेंगे, रिएक्टिव वेस्ट है उसको हम आर से करेंगे, और जो टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वेस्ट है उसको ई से करेंगे। ये कुछ ऐसे लिस्ट है ईपीए ने असाइन किया है हजार्डियस कोड ईच वेस्ट लिस्ट इन द एफ एंड के लिस्ट, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली वैसे तो आपको याद रह जाएगा कि टॉक्सिक वेस्ट है टी से होगा, एक्यूट जो हजार्डियस वेस्ट है एक्यूट, तो ये यानी कि एच से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और एक ई लास्ट वाला टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक वेस्ट, ये ई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये नोट है, इस नोट को भी आपको नोट की तरह संभाल के रखना है। ये नोट क्या कह रहा है, द फर्स्ट 2 हजार्ड जो हजार्ड कोड है, जो पहले 2 हजार्ड कोड है जिसको टॉक्सिक वेस्ट और एक्यूट हजार्ड वेस्ट बोला गया है, सो अब वो अप्लाई टू लिस्टेड वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स पोज एडिशनल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, है ना। और द लास्ट 4 हजार्ड कोड अप्लाई टू वेस्ट दैट हैव बीन लिस्टेड बिकॉज दे टिपिकली एग्जिबिट वन ऑफ द 4 रेगुलेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट। ये जो नोट है, इन जो ऊपर के हमने कैटेगरीज बात की है इसके बारे में नोट है, ये जो ऊपर वाले जो दो है जो कोड है जिसमें हम टी और एच की बात कर रहे हैं, वो क्यों है, क्योंकि ये थ्रेट किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए है। और जो 4 लास्ट जो 4 हजार्डियस कोड है वो वेस्ट दैट हैव बीन लिस्टेड, वो उनको लिस्ट किया गया है बिकॉज दे टिपिकली एक्सिबिट ऑन द 4 रेगुलेटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डियस वेस्ट, वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें सोर्स के बारे में, बात करें कि कौन कौन से सोर्स हैं, है ना, सोर्स बेस्ड अगर क्लासिफाई करें वेस्ट को, या फिर टाइप बेस्ड करें, या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड करें कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, उसके आधार पे, अगर सोर्स के आधार पे यानी कि किस सोर्स से हमारे को वेस्ट मिल रहा है उसके आधार पे अगर वेस्ट को हम करें तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि एमएसडब्ल्यू हो गया, है ना, एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, या इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये तो सोर्स के आधार पे है कि वेस्ट कहां से आ रहा है बेसिकली। अगर हम टाइप की बात करें तो कैसा वेस्ट हो सकता है, गार्बेज हो सकता है, रबिश हो सकता है, बल्क वेस्ट हो सकता है, एशेस हो सकता है, स्ट्रीट वेस्ट हो सकता है, डेड एनिमल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट हो सकता है, सीवेज वेस्ट एंड सलेज, प्लास्टिक हो सकता है, माइनिंग वेस्ट हो सकता है, और रेडियो एक्टिव वेस्ट हो सकता है। और आपसे गार्बेज और रबिश के बारे में डिफाइन करवाना पूछ लेते हैं कि किसको आप गार्बेज बोलेंगे, किसको रबिश बोलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी वेस्ट यानी कि किस तरह का उसकी प्रॉपर्टी है, अगर बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको डिग्रेड कर दें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या फिर हैजार्डियस वेस्ट, नॉन हैजार्डियस वेस्ट, इस तरह की हम प्रॉपर्टी वाले वेस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कि कहां से वेस्ट आ रहा है, और टाइप के आधार पे कि किस किस तरह का वेस्ट हो सकता है, और प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हैजार्डियस वेस्ट या नॉन हैजार्डियस वेस्ट ये कैटेगरी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
अगर हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलेक्शन होता है, हम जब वेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं, तो वो किस किस पे डिपेंड करता है, इस तरह की बात आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो ये जो कलेक्शन के बारे में हमने बात लिखा है कि कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में, संग्रह आवृत्ति है ना, वो इसका स्टेटमेंट है वो पूरा याद रखना है। देखो क्लाइमेट कंडीशन है वो भी इसको इफेक्ट करेगी। ये सारे जो शब्द इसमें दिख रहे हैं कलेक्शन फ्रीक्वेंसी में, वो ऐसे शब्दों को शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जो कहीं ना कहीं कलेक्शन फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए लोकेलिटी एज वेल एज कंटेनर एंड कोस्ट डिटरमाइन द कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। याद रखने किसी इलाके की जो क्लाइमेट कंडीशन है, जलवायु परिस्थितियां हैं और आवश्यकता, और साथ ही जो कंटेनर है और उसकी जो लागत संग्रह आवृत्ति है, यानी कि जो कॉस्ट डिटरमाइन द कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, वो चीजें हैं, वो सब कलेक्शन फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट कंडीशन किस तरह से करता है आपको पता है, अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो एग्जांपल वो सॉलिड वेस्ट है मस्ट बी कलेक्टेड एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, वो कम से कम वीक में 2 बार कलेक्ट करना पड़ेगा। एज द डीकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस बैड ऑर्डर एंड लीचेट, आपको पता है नहीं तो वो जो सॉलिड वेस्ट होगा वो क्या होगा, बहुत गंध आएगी उसमें और उसमें लीचेट होएगा, यानी कि नीचे रिसके जाएंगे, तो वो ग्राउंड वाटर को भी क्या करेगा, कंटेमिनेट करेगा। तो ये कलेक्शन फ्रीक्वेंसी के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें गार्बेज, गार्बेज किसको बोलते हैं? गार्बेज वेस्ट मीन and include animal and vegetable waste generated from kitchen, cooking, serving of food, slaughterhouse, market refuse, ये सब किस में आता है? गार्बेज के अंदर आता है ना। बोल देते हैं ना आम भाषा में गार्बेज, लेकिन यहाँ से आपको माइनर सा डिफरेंस बेसिकली हो जाता है। अगर रबीज की बात करें, देखना रबीज क्या है? सॉलिड वेस्ट अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ हाउस होल्ड कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज एक्सक्लूडिंग गार्बेज एंड एसेज आर टर्म एज रबीज। जो भी हम अगर गार्बेज और एसिड्स को निकाल दें वेस्ट से, तो वो बेसिकली जो बच गया वो क्या है, वो रबीज है बेसिकली, ठीक है। और अगर बात करें बल्क वेस्ट की बात करें, बल्क हाउस होल्ड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, ठीक है। बल्क वेस्ट कौन किस में आएगा? बल्कि हाउस होल्ड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, अप्लायंसेज सच एज स्टोव है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर्स है ना, और जो भी हमारा टीवी सेट्स हैं, ये सॉरी जो घर में यूज होते हैं बेसिकली, टायर्स हैं, है ना, लॉन की जो मूवर्स वगैरह यूज करते हैं, ऑटो पार्ट्स वगैरह सब हैं जो बल्कि होंगे, वो बल्क वेस्ट में आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ आपको सिंपल लग रहे हैं ये शब्द, बेसिकली अगर हम अच्छे से जाएं उस क्वेश्चन में तो ये शब्दों से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। और एक बात और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स की अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो लगभग वेस्ट मैनेजमेंट में 7 से 8 घंटे की लगभग बातें होती है। यहाँ मैं जितना मैक्सिमम होगा आपको डिफाइन करूंगा। और एक बार फिर कहूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको सब चीजें ठीक लग रही है, बेहतर लग रही है और ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके बताओ, इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें लगे कि हम सही चीज कर रहे हैं। और जितना ज्यादा लाइक्स वगैरह होते हैं उसमें एक इंटरनल मोटिवेशन तो रहता ही है, सबको काम करने के लिए चाहिए। और हाँ, एक बात और, हमारा पेपर 1 के लिए आपको पता है एक दूसरा चैनल है SWMG UGC नेट के नाम से, SWMG नेट JRF के नाम से जाओगे ना, तो वो ओनली पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन वगैरह उस पे पढ़ते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज के आधार पे कुछ वेस्ट के टाइप की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखना, किसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे, किसको रिसाइक्लेबल मटेरियल कहेंगे, इनर्ट वेस्ट क्या होता है, या फिर WEEE क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये सब वेस्ट की हम कुछ बात करेंगे प्रॉपर्टी के आधार पे, कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर प्रॉपर्टी है, जैसे कौन कौन से होंगे, जैसे फूड और किचन वेस्ट हो गया, ग्रीन वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, ये सब किस में आएगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के सहायता से डिग्रेड हो जाएंगे। रिसाइक्लेबल मटेरियल कौन सा हो गया? जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, ग्लास है, बॉटल्स हैं, जार्स हैं, टीन कैंस हैं, एल्यूमिनियम कैंस हैं, फॉइल मेटल्स है, और कुछ सर्टेन प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, फैब्रिक्स है, क्लॉथ्स है, टायर्स है, बैटरीज हैं, ये हम रिसाइक्लेबल बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसाइक्लेबल की बात हो रही है, ठीक है। अगर इनर्ट वेस्ट की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्ट वेस्ट है जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है, जैसे डर्ट है, रॉक्स है, डेब्रीज है, ये सब किस में आएगा? ये इनर्ट वेस्ट में आएगा, ध्यान रखना। और जो WEEE है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये तो नाम से ही पता है, जैसे टीवीज है, कंप्यूटर है, ये मोबाइल फोन्स है, ये सब किस में आएगा? WEEE में आएगा। कंपोजिट वेस्ट में क्या आएगा? वेस्ट क्लॉथिंग,
टेट्रा पैक्स, वेस्ट प्लास्टिक सच एज टॉयज, ये सब किस में आएगा? कंपोजिट वेस्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि कंपोजिट वेस्ट क्या होता है। हजार्डियस वेस्ट में जैसे पेंट हो गया, केमिकल हो गया, टायर्स, बैटरीज, लाइट बल्ब्स हो गए, इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस है वो हो गए, है ना, फ्लोरोसेंट लैंप है, एरोसोल स्प्रे कैंस है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब हजार्डियस वेस्ट में है, खतरनाक। टॉक्सिक वेस्ट में कौन सा होगा? टॉक्सिक विशेला यानी पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, ये सब किस में होगा? ये टॉक्सिक में होगा। और बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं वो किस में आएगा? बायोमेडिकल वेस्ट में आएगा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक शब्द है पैलेटाइजेशन, इसका क्या मतलब है? पैलेटाइजेशन क्या एक शब्द है, ये देखिए पैलेटाइजेशन। तो पैलेटाइजेशन मीन्स ए प्रोसेस whereby pellets are prepared which are small cubes or cylindrical piece made out of solid waste and include fuel pellets which are also referred as refuse derived fuel। ये बेसिकली रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है। क्या है दोबारा देखना, पैलेटाइजेशन का क्या मतलब है? ए प्रोसेस वेयर बाय पैलेट्स आर प्रिपेयर्ड which are small cubes or cylindrical piece made out of solid waste and includes fuel pellets which are also referred as refuse derived fuel। यानी कि इसमें ईंधन के पैलेट्स शामिल होते हैं बेसिकली, जिसको हम रिफ्यूज व्युत्पन्न किए हुए ईंधन भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना, एक शब्द है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे थे और हमने पिछले टेबल में भी रिसाइकलिंग की बात करी, तो रिसाइकलिंग वैसे तो आपको पता होता है, लेकिन अगर इसको शब्दों में पिरोना पड़े, डिफाइन करना पड़े, तो रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? रिसाइकलिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट इनटू रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। दोबारा देखना और आगे भी देखेंगे, विच मे और मे नॉट बी सिमिलर टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग को अगर परिभाषित करना पड़े, डिफाइन करना पड़े, तो क्या है? मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेग्रीगेटेड सॉलिड वेस्ट इनटू रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स विच मे और मे नॉट बी सिमिलर टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट। ये होता है रिसाइकलिंग, ठीक है। शब्द बहुत पढ़ते हैं रिसाइकलिंग, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। और सेग्रीगेशन की बात करते हैं, अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो आपसे कई बार हायरार्की पूछ लेते हैं कि किसी वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटीग्रेटेड वेस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो पहले इन शब्दों को डिफाइन करते हैं, फिर एक्ट की तरफ जाते हुए हम बात करेंगे। सेग्रीगेशन का तो मतलब आप समझ रहे हो, एक तरह से सेग्रीगेट करना, चीजों को छंटनी करना। सेग्रीगेट मीन्स टू सेपरेट द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रिसाइक्लेबल एंड हैजार्डियस वेस्ट। सेग्रीगेशन का मतलब हम चीजों को सेग्रीगेट करें, सेपरेट करें, अलग अलग करें। सेपरेट द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइक्लेबल और हैजार्डियस वेस्ट। जैसे हमें बात होती है ना, जैसे कई बार हमें घर में भी बोला जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते। एक ही डस्टबिन रखेंगे, उसमें जो भी वेस्ट घर से निकला वो सब डाल देंगे, है ना। ऐसा नहीं होता और ये बहुत बड़ी समस्या है। सेग्रीगेट होगा तो हम चीजों को सही से क्या करेंगे, उसका मैनेज सही होगा, कौन सा किस तरह से मैनेज करना है, बहुत इजी हो जाती है चीजें, है ना। एक शब्द है वेडोज वोटर, क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेना। वोटर विच अकर बिटवीन, ये थोड़ा सा टर्म इसके साथ हम पढ़ते हैं, क्या है ये? वेडोज वोटर विच अकर बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द वाटर टेबल दैट इज अनसैचुरेटेड जोन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जो पानी कहां मिलता है? वाटर विच अकर बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल। जो पानी ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और वाटर टेबल के बीच जो अनसैचुरेटेड जोन होता है बेसिकली, उसको हम वेडोज वाटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां पढ़ लेना है। कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें, आपको सबको पता है वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। ये एक प्रोसेस है यूजिंग अर्थवॉर्म फॉर कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट। यानी कि जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अर्थवॉर्म की सहायता से, अर्थवॉर्म जो केंचुए जिनको बोलते हैं, उनको यूज करके और उसको हम खाद बनाए, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। तो यही कह रहा है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग अर्थवॉर्म्स फॉर कन्वर्जन ऑफ
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंपोस्ट। और लैंड फिलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली साइंटिफिक वे होता है सैनिटरी लैंडफिल, जिसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट ना हो, लीचेट ना हो, वो ध्यान में रखते किया जाता है। तो लैंड फिलिंग मीन्स डिस्पोजल ऑफ रेजिडुअल सॉलिड वेस्ट ऑन लैंड in a facility designed with protective measure against pollution of groundwater, surface water, and air, fugitive dust, wind-blown litter, bad odor, fire hazard, bird means, pest or rodents, greenhouse gas emission, slope in स्टेबिलिटी एंड इरोजन, सब चीजों से हमें देखते हुए लैंडफिल करना पड़ता है कि कोई भी सरफेस वाटर पे कोई दिक्कत ना हो, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट ना हो जाए, एयर में प्रॉब्लम ना हो, और जो भी तरह तरह स्लोप की इंस्टेबिलिटी ना हो, हर चीज को देखते हुए लैंडफिल किया जाता है। साइंटिफिक अगर वे की बात करें तो सैनिटरी लैंडफिल सामान्यतः हम बोलते हैं। जैसे ये कुछ शब्द और पढ़ेंगे और लैंडफिल के बारे में थोड़ी जानकारी और लेंगे, अभी कुछ नोट के बाद देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट किस लिए शब्द यूज होता है, ये आपके एग्जाम में एक बार यूज हुआ है। तो बेंटोनाइट इज ए वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक क्ले, जो बहुत ही जो प्लास्टिक क्ले मतलब जो मिट्टी होती है ना, जो सॉफ्ट होती है और बिल्कुल प्लास्टिक की तरह, उसको हम बेंटोनाइट बोलते हैं। तो बेंटोनाइट इज ए वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक क्ले कंसिस्टिंग प्रीडोमिनेटली ऑफ मोंटमोरिलाइट, है ना, थोड़ा सा देख लेना भी, मोंटमोरोलाइट, ए फाइन पार्टिकल साइज्ड हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड मेंबर ऑफ द स्मेक्टाइट ग्रुप। ये याद रखना, जो स्मेक्टाइट ग्रुप है उसका एक सदस्य होता है। तो बेंटोनाइट क्या है, एक बहुत इज ए वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक क्ले है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्यूटाइल रबर, ये बीच बीच में मैं वो कंसेप्ट बताता हूं जो सॉलिड वेस्ट के जहां क्वेश्चन बने हैं और उन क्वेश्चंस में इन शब्दों को यूज किया है, तो वो शब्द भी हम थोड़ा साथ साथ लेके चलेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्यूटाइल रबर क्या है, समथिंग जस्ट कॉल्ड ब्यूटाइल इज ए सिंथेटिक रबर और कोपोलिमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन विद आइसोप्रीन, ये है ब्यूटाइल रबर। ठीक है, अब आगे मैं ये कह रहा था कि हम लैंडफिल के बारे में कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, वो ध्यान रखना, पढ़ने हैं, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी बेसिक सी बात करके फिर उन शब्दों पे जाऊंगा मैं। नोट है, बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डीकम्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। कई बार आपसे डायरेक्ट ईयर भी पूछ लेते हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो बेसिकली रूल कब आया। तो याद रखना, जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जो हम डिस्पोज करते हैं किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट या मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 के तहत। हैजार्डियस वेस्ट शैल बी मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989 एज अमेंड। और आपको पता है समय समय पर इस पे संशोधन होता है। तो याद रखना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट की रूल की बात करें तो 1998 है और हैजार्डियस वेस्ट रूल की बात करें तो 1989 है। ये याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल की बात करें 2000, इसको भी ध्यान में रखना है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 आर एप्लीकेबल टू एवरी म्युनिसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब मैं आपको ये जो शब्द बता रहा हूं, आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि कौन सा हायरार्की ठीक है, जैसे कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। लास्ट में तो हम डिस्पोज ही करते हैं, तो एक सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अगर हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 की बात करें, एमएसडब्ल्यू रूल की, इसमें 4 शेड्यूल है। इन 4 शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं, याद रखना। शेड्यूल 1 में क्या है, रिलेट्स टू इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, ये बेसिकली जो शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करना है उससे रिलेट है। शेड्यूल 2 में क्या है, स्पेसिफिकेशन रिलेटिंग टू कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि ये स्पेसिफिक रिलेशन है ना, रिलेट किया गया कि कैसे कलेक्शन वगैरह की बात करेंगे, ये शेड्यूल 2 में है। शेड्यूल 3 के अंदर है स्पेसिफिकेशन फॉर लैंड फिलिंग, ये लैंड फिलिंग के लिए स्पेसिफिकेशन है, ध्यान रखना।
आपसे पूछा जा सकता है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर शेड्यूल 2 किसके लिए स्पेसिफाई किया गया, किससे रिलेट करता है, तो वो कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज। अगर शेड्यूल 3 की बात करें तो लैंडफिल के लिए वो स्पेसिफिकेशन है ना, कैसे हमें साइट का सिलेक्शन करना है और किस तरह से फैसिलिटीज होगी साइट पे, स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर लैंडफिल पोल्यूशन प्रिवेंशन, बेसिकली लैंडफिल की सारी बातें शेड्यूल 3 के अंदर है। और शेड्यूल 4 में क्या है, इंडिकेट वेस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपोस्टिंग, है ना, ट्रीटेड लिसिट एंड इंसिनरेशन वगैरह की बात की गई है, यानी कि वेस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शंस की बात की गई है शेड्यूल 4 में। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये चारों शेड्यूल। देखो अब आगे हम बात करते हैं क्या है, रिवीजन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2016। अगर रिवीजन की बात करें तो आपको जो एक रेड लाइन दिख रही है, द रूल्स आर नाउ एप्लीकेबल बियॉन्ड म्युनिसिपल एरियाज एंड एक्सटेंडेड टू। अगर बात करें जो रूल है इसको बियॉन्ड म्युनिसिपल एरियाज से एक्सटेंड कर दिया गया कि और जगह भी लगेगा, जैसे अर्बन में, सेंसस टाउन में, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में, एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज हैं, एयरपोर्ट, एयरबेस, ये सब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, द रूल्स आर नाउ applicable beyond municipal areas and extended to। जो ये एरियाज लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है इसको, पहले सिर्फ ऐसे म्युनिसिपल जो म्युनिसिपल एरियाज था लेकिन उसको हम बढ़ा दिया है इस रिवीजन से, इसको ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर एक शब्द हम बात करते हैं ना ईपीआर की, इसके अंदर ईपीआर का मतलब क्या है, अगर फुल फॉर्म की बात करें, दिस इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ईपीआर का मतलब क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है जो, जैसे इसको पढ़ के देखो, मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर ऑफ पैकेजिंग प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक, टिन, ग्लास एंड जो corrugated boxes हैं एटसेट्रा फॉर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट टिल एंड ऑफ लाइफ ऑफ द पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, चाहे वो प्लास्टिक पैकेज में हो, टिन हो, ग्लास हो, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड तक कि वो किस तरह से उसको मैनेज करे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा नहीं है कि उसने वेस्ट जनरेट कर दिया बस हो गया, नहीं, उसको बेसिकली एंड तक, इसको टिल एंड ऑफ लाइफ ऑफ द पैकेजिंग प्रोडक्ट्स उसको मैनेज करना है। ये है ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें और भी बातें हैं, ईपीआर के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं। जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी, यानी कि जिसने वेस्ट जनरेट किया है बेसिकली विल हैव टू पे यूजर फी टू वेस्ट कलेक्टर एंड फॉर स्पॉट फाइन फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। उसको फाइन भी देना पड़ सकता है अगर उसने वेस्ट मतलब ज्यादा फैलाया है और नॉन सेग्रीगेशन यानी कि सेग्रीगेट नहीं किया है, और कलेक्टर को वो यूजर फी भी देगा। ये बात किसके लिए है, जनरेटर के लिए, जिसने वो जनरेट किया है बेसिकली। और नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस लाइन को ध्यान से समझना। कह रहा है कि नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट हैविंग कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 1500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बेसिकली ये कह रहा है कि कोई ऐसा वेस्ट जो नॉन रिसाइक्लेबल है और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1500 है या उससे ज्यादा है, तो उसको डिस्पोज नहीं करेंगे लैंडफिल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं करेंगे कि उसको हम यूटिलाइज करेंगे, किस लिए, एनर्जी बनाने के लिए, है ना। उसको किस में, एनर्जी में, क्योंकि उसकी देखो आप कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अगर हमने डिस्पोज कर दिया लैंडफिल में तो वो एनर्जी क्या काम आई। तो बेसिकली ये कह रहा है कि कोई भी जो नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 1500 से ज्यादा है या 1500 से ज्यादा है, तो उसको हम लैंडफिल पे डिस्पोज नहीं करेंगे, उसको हम एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि ये वैल्यू के बारे में आपसे बात कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू है, तो हम उसको हम लैंडफिल नहीं करेंगे या डिस्पोज नहीं करेंगे लैंडफिल पे। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। आगे कुछ नोट और है, उस नोट को भी देखना फ्रेंड्स। सेग्रीगेशन में क्या है, सेग्रीगेशन इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट। हम पहले भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैसे तो देखो सॉलिड वेस्ट में हर स्टेप में कहीं ना कहीं हमें हार्ड स्टेप लेने होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो आ रहा है हमारे सॉलिड वेस्ट के अंदर मैनेज करने में, वो है सेग्रीगेशन। हम सेग्रीगेट नहीं करते चीजों को, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, ये आपको ध्यान रखना है। और अबाउट 50% ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अगर भारत की बात करें तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर 50% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अगर अच्छे से सेग्रीगेट हो जाए तो मैनेज भी अच्छे से हो जाएगा ना।
अब मैं कुछ आपको हीट वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूं, कंपोजिशन एंड हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये टेबल आपको थोड़ा सा पजल कर सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे देख लेते हैं कि किसकी कितनी हीटिंग वैल्यू होती है, हायरार्की में लगाने के लिए पूछ लेते हैं सीक्वेंस के तौर पे। तो यहाँ पे पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, फूड, टेक्सटाइल, अनक्लासिफाइड और जो हीट वैल्यू है जो एक तरह दी गई है सामने इसमें। और इसमें यहाँ पे वेट बाय परसेंटेज की बात की गई है कि पेपर का कितना है, ठीक है, और ग्लास का कितना है, प्लास्टिक मेटल का कितना है, प्लास्टिक का कितना है। तो बेसिकली आपसे ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि कौन सा जो हीट वैल्यू किसकी ज्यादा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। तो आपको ये जो वैल्यू है जो आपको किलो जूल पर किलोग्राम में लास्ट में दी गई है, इस वैल्यू को देखते हुए ये सीक्वेंस आपको लगा लेना है, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको ये वैल्यूज दिख रही होगी फ्रेंड्स, है ना। तो ज्यादा वैल्यूज होगी वो सही, सबसे जैसी बात है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है या फिर हम कहें हीटिंग वैल्यू है वो ज्यादा है तो वो पहले आ जाएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो, इंक्रीजिंग में पूछा है तो पहले कम वाला फिर ज्यादा वाला। तो इस तरह से सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बात करूं तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैव द हीटिंग वैल्यू रेंज कितनी है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी हीटिंग वैल्यू की रेंज कितनी होती है, तो याद रखना 9300 यानी कि 9300 से 12800 किलो जूल पर किलोग्राम ये वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैव द हीटिंग वैल्यू रेंज अबाउट 9300 टू 12800 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और एक चीज ये साइज रिडक्शन और शेडिंग, यानी कि जो शेडिंग होती है वो क्या होता है, एक तरह से पीसना किसी चीज को, साइज रिडक्शन करना। दिस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लार्ज साइज वेस्ट एज दे आर कलेक्टेड इनटू स्मॉलर पीस। यानी कि जो लार्ज साइज होता है तो स्मॉल पीस करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे सही से एक्ट करेगी चीजें, है ना। तो साइज रिडक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, शेडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसको स्मॉल पीसेज में तोड़ना, ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत जरूरी स्टेप भी है, ठीक है। उसके बाद जो मैं लैंड फिलिंग की बात कर रहा था फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि लैंड फिलिंग के बारे में कुछ आपसे बात करूंगा मैं। और ये नोट है, इनको नोट की तरह ही संभाल के रखना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेट के पेपर में भी पूछा जाता है कि लैंडफिल साइट कौन सी साइट से कितना दूर होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं। तो बात करें, लैंडफिल साइट शैल बी 100 मीटर अवे फ्रॉम द रिवर। एक तो ये याद रखना है कि जो रिवर है उससे कितना दूर होना चाहिए लैंडफिल साइट, कम से कम 100 मीटर तो होना चाहिए। तो लैंडफिल साइट शैल बी 100 मीटर अवे फ्रॉम रिवर और 200 मीटर फ्रॉम ए पॉन्ड, और अगर कोई पॉन्ड है तो उससे 200 मीटर दूर होना चाहिए। और 200 मीटर फ्रॉम हाईवे, हैबिटेशंस, पब्लिक पार्क एंड वाटर सप्लाई वेल्स। याद रखना 200 मीटर दूर तो पॉन्ड से होना चाहिए, 200 मीटर दूर हाईवे है, कोई हैबिटेशन है, कोई पब्लिक पार्क है, वाटर सप्लाई वेल है, वेल्स है, कुएं वगैरह वहां से। और 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम एयरपोर्ट और एयरबेस। एयरपोर्ट या एयरबेस से 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। 20 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। However, in special case, landfill site may be set up within a distance of 10 to 20 kilometer away from the airbase या एयरपोर्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल एविएशन अथॉरिटी या एयरफोर्स एज द केस में बी। यानी कि कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं, तो वैसे तो 20 किलोमीटर है लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आधार पे 10 से 20 किलोमीटर दूरी पे, यानी कि रेंज को थोड़ा चेंज कर सकते हैं अगर कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल केस हो, तब की बात है, ठीक है। आगे अगर बात करें, इन नोट को भी देखना, द लैंडफिल साइट शैल नॉट बी परमिटेड विद इन द फ्लड प्लेन्स। जो भी बाढ़ वाले क्षेत्र हैं उनमें अलाउ नहीं है। द लैंडफिल साइट shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years। पिछले 100 सालों के अंदर अगर रिकॉर्ड ऐसा है वहां पे फ्लड प्लेन जैसा की बात हुई है तो लैंडफिल साइट वहां पे नहीं हो सकती। जोन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन, वेटलैंड, क्रिटिकल हैबिटेट्स एरिया, सेंसिटिव इको फ्रेजाइल एरिया है, वहां पे लैंडफिल साइट नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना। और जो भी कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल ऑन द हिल शैल बी अवॉइडेड। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल ऑन हिल
शैल बी अवॉइडेड, बचा जाएगा कि लैंडफिल पे है ना, जो भी हिल है, जो हिली एरिया में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल ऑन द हिल शैल बी अवॉइडेड, बचा जाएगा। ठीक है, ये है ना, ए suitable land shall be identified in the plain area down to the hill within 25 किलोमीटर for setting of sanitary landfill। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बेसिकली हिली एरिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स, आगे अगर ये बातें भी लैंडफिल के बारे में ही बात है, ये नोट भी आप पढ़ के देखो। द मैक्सिमम permissible standard for suspended solid for land disposal is 20 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्टैंडर्ड किसके लिए? सस्पेंडेड सॉलिड के लिए, लैंड डिस्पोजल के लिए कितना है? 200 है ना, कितना है? 200 है, 200 मिलीग्राम पर लीटर है, एमजी पर लीटर। और ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि इनिशियल स्टेज ऑफ लैंडफिल की बात करें, जो प्राइमरी बाई प्रोडक्ट है, याद रखना ये प्राइमरी बाई प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इस प्रोसेस में जो प्राइमरी बाई प्रोडक्ट निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर प्रोडोमिनेंट गैस की बात करें इमिटेड ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल इज मीथेन, ये भी याद रखना। वैसे आपको पता है जो प्रीडोमिनेंट जो गैस होती है, जो अर्ली लाइफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की होती है, वो मीथेन ही होती है गैस। लेकिन अगर आपसे पूछे प्राइमरी बाई प्रोडक्ट क्या है इस प्रोसेस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या क्या इमिशन होते हैं लैंडफिल का सॉलिड वेस्ट में अगर बात करें तो अमोनियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2S, ये सारे इमिशंस है किससे? लैंडफिल से। ये आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी गैस है वो इमिट होती है लैंडफिल साइड से, तो ये बेसिकली इमिशंस है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक शब्द है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट, तो आपसे कई बार इस शब्द से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक बार ऐसा आ गया कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट में डिस्पोजल को शामिल नहीं किया जाता। बेसिकली एक इंटीग्रेटेड सॉलिड जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें सब कुछ शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का मतलब है हर चीज को इंटीग्रेट किया जाना। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो EPA है, वो ISWM यानी कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करती है? देखिए, एज ए कंप्लीट वेस्ट रिडक्शन, कलेक्शन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल सिस्टम, इसमें सारी चीजें हैं शामिल इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट में। क्या क्या? सॉलिड कंप्लीट रिडक्शन, कि सोर्स से प्रोड्यूस ही ना हो वेस्ट, रिडक्शन, कलेक्शन, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल, इसको कंप्लीट को हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। An efficient integrated solid waste management system consider how to reduce, reuse, recycle and manage waste to protect human health and natural environment। जो एफिशिएंट अगर बात करें, एक प्रभाविक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो वो सारी चीज को कंसीडर करता है कि हम कैसे रिड्यूस करें सॉलिड को, कैसे उसको रीयूज करें, कैसे हम उसको रिसाइकिल करें और कैसे मैनेज करें जिससे कि ह्यूमन हेल्थ है वो भी प्रोटेक्ट हो सके और हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी सुरक्षित रहे। इस तो इंटीग्रेटेड में सब कुछ आता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बात करें, कुछ आपको पता है कई बार आप हॉस्पिटल में जाते हैं या कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो डिफरेंट कलर के आप डस्टबिन देखते हैं। तो इन कलर में कौन से कलर के डस्टबिन में किस तरह का वेस्ट हमें डालना चाहिए, ये बेसिकली होता है। तो आपने देखा होगा येलो कलर के डस्टबिन भी रखे रहते हैं, पीले कलर के। तो येलो कलर के जो भी डस्टबिन होंगे बेसिकली उसमें हम जो भी बॉडी पार्ट होता है वो उसमें डालते हैं। एक तो ये याद रखना, जो भी बॉडी पार्ट है, जो भी बहुत ही खतरनाक वेस्ट होते हैं, हैजार्डियस वेस्ट होते हैं, वो येलो कलर में रखा जाता है। जैसे एक बार ये भी पूछा गया कि कोई पेशेंट है, वो कोविड का पेशेंट है और उससे वेस्ट जनरेट होता है, तो वो आप कौन से कलर में डालोगे? येलो में डालेंगे। तो एनाटॉमिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट जो कीमोथेरेपी वेस्ट है, डिस्कार्डेड लिनियन विद मेडिसिन एंड लेबोरेटरी वेस्ट है ना, ये सारे के जो भी शारीरिक है यानी कि बॉडी पार्ट वगैरह जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट है, वो हम जैसे आपसे डायग्राम में भी आपको दिख रहा है ना, तो ये सारे वेस्ट किस में डालेंगे? येलो कलर में डालेंगे। और कीवर्ड याद रखना, बॉडी पार्ट्स वगैरह। अगर हम बात करें रेड कलर के बारे में बात करें, अगर कोई रेड कलर का डस्टबिन है तो उसमें हम बेसिकली क्या डालते हैं? कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट,
है ना, जो भी संक्रमित होगा प्लास्टिक कचरा होगा, जैसे आप देख रहे हो ग्लव्स वगैरह है, बॉटल्स वगैरह है, और ये सिरिंज है, या इसमें नीडल नहीं है, ध्यान रखना, है ना, ये सारे जो कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है वो रेड कलर के डस्टबिन में डालेंगे। और अगर बात करें ब्लू कलर के डस्टबिन में हम क्या डालेंगे, ग्लास वेस्ट एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स, यानी कि कांच से बनी हुई वस्तुएं और धातु का जो प्रत्यारोपण वगैरह करते हैं वो बेसिकली हम ब्लू के अंदर डालेंगे, है ना। ग्लास वेयर सच एज ब्रोकन एंड डिस्कार्ड जो वाइल्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, स्लाइड्स वगैरह होती है, वो सब ब्लू कलर में डालेंगे। और अगर बात करें जो व्हाइट ट्रांसलूसेंट कलर है ना, इसमें हम बेसिकली जो भी शार्प चीजें होंगी, धारदार चीजें होंगी, जैसे निडल है, ब्लेड है, इस तरह की जो चीजें होंगी वो हम व्हाइट कलर का जो ट्रांसलूसेंट है जिसको आर पार नहीं दिखता, वो बेसिकली उसमें डालेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे कई बार वेस्ट जो ये डस्टबिन का कलर है उसके साथ वेस्ट का मैच करवाना देख लेते हैं कि कौन सा किसमें है। और अगर ब्लैक कलर की बात करें, हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट जो होगा वो ब्लैक में आ जाएगा, जो ऊपर पढ़ लिया। उसके अलावा जैसे कोई भी यूज जो हमने जो है, जैसे बल्ब वगैरह है ये यूज है ना, जैसे हमने पेंट कराया, ब्रश वगैरह है, ये बच गया, यानी कि जो वेस्ट ऊपर नहीं हमने डिफाइन किया है वो जो वेस्ट बच गए और हैजार्डियस वेस्ट है वो बेसिकली हम किस में डाल देंगे, ब्लैक कलर में डाल देंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें पढ़नी है। और अगर वेस्ट को कलेक्ट करना ही तो सब कुछ नहीं होता, बाकी की सारी चीजें होती है। अगर प्रोसेसिंग की बात करें, जो इंसिनरेशन आपको पता है क्या होता है, हिंदी में बात करें तो इंसिनरेशन होता है किसी चीज को भस्म कर देना, यानी कि बहुत उच्च ताप पे जला देना। जो बायोमेडिकल वेस्ट है, बहुत खतरनाक वेस्ट है, उनको हमें इंसिनरेट ही करना पड़ेगा। बायोमेडिकल वेस्ट का कोई लैंडफिलिंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि बहुत खतरनाक वेस्ट है, लिचेट हो जाएगा, बहुत दिक्कत करेगा। तो इंसिनरेशन या भस्मन करते हैं जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। तो इंसिनरेशन एक कंट्रोल्ड कंबशन प्रोसेस है इन विच द वेस्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ये याद रखना है क्योंकि पैरालिसिस की भी बात करेंगे हम, वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इंसिनरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इंसिनरेशन इज ए कंट्रोल्ड कंबशन प्रोसेस इन विच द वेस्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड and microorganism if present are destroyed and denatured at high temperature। यानी कि बहुत उच्च ताप पे आपको पता है चीजों को जलाया जाता है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या डीनेचर वो खत्म ही हो जाएंगे इतने हाई टेम्परेचर पे। तो इसके अंदर बेसिकली एक रेंज रखी जाती है टेम्परेचर की, और वो रेंज आपको पता है अकॉर्डिंग टू वेस्ट रखी जाएगी, किस तरह का वेस्ट है। कई बार इससे भी ऊपर चला जाता है, वो देखा जाता है कि वेस्ट कैसा है, कोई इस तरह का कोई मेडिसिन जो बहुत ही खतरनाक है, तो वहां आप भी जा सकता है। लेकिन एक रेंज की बात करें 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस होता है ना, मेडिकल वेस्ट को जब इंसिनरेट करते हैं। और इंसिनरेशन से भी आपको पता है बहुत खतरनाक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। और एक बार आपसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था शायद हिमाचल में, वहां से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किस तरह के फ्यूरान्स वगैरह ये कहां से निकलता है, डाइऑक्सिन वगैरह। तो बेसिकली ये निकलता है इंसिनरेशन से। टॉक्सिक फ्यूम्स इंक्लूडिंग फ्यूरान्स एंड डाइऑक्सिन आर इमिटेड एट टेम्परेचर बिलो। अगर हम इंसिनरेशन करते हैं और उसका टेम्परेचर बिलो 600 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इफ पॉलीविनाइल क्लोराइड और सर्टेन अदर मटेरियल आर इंसिनरेटेड, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम पीवीसी या फिर कोई दूसरे तरह के मटेरियल को इंसिनरेट करते हैं, तो वहां से बहुत खतरनाक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जैसे फ्यूरान्स एंड डाइऑक्सिन। तो ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत कार्सिनोजेनिक है, ये बहुत खतरनाक है। और एक ये नोट है जो मैं आपको कह रहा था कि टेम्परेचर की रेंज भी हम वेरी करेंगे, डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास किस तरह का क्या है वेस्ट है। तो द टेम्परेचर ऑफ द प्राइमरी चैम्बर शैल बी मिनिमम ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस एंड द सेकेंडरी चैम्बर शैल बी मिनिमम 1050 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। देखो अब देखो, एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स and item contaminated with cytotoxic drugs to be incinerated at temperature of इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए आप, अगर हमारे पास एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है और एंड आइटम कंटेमिनेटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, या जिसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जैसी कोई आइटम है हमारे पास, तो अगर उनको इंसिनरेट करेंगे तो 1200 या 1200 से भी ज्यादा टेम्परेचर का यूज किया जा सकता है। देयर विल बी नो केमिकल प्री ट्रीटमेंट बिफोर इंसिनरेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रखना। There will be no chemical pre-treatment before incineration of waste except for microbiological, laboratory and highly infectious waste। अगर कोई बहुत ही ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिकल, लेबोरेटरी एंड हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट है, अगर इस तरह का वेस्ट है तो करना पड़ेगा, नहीं तो सामान्य है
किसी भी तरह का कोई केमिकल प्री ट्रीटमेंट नहीं होता इंसिनरेशन से पहले, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे जल ही जाएगी चीजें। लेकिन अगर डिपेंड करता है, अगर कोई माइक्रोबायोलॉजिकली लेबोरेटरी या हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट है तो हमें जाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और इंसिनेशन के बाद अगर शब्द हम बात करें, पायरोलिसिस है। पायरोलिसिस और उसमें डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस तो यही है, क्योंकि इंसिनरेशन में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है। पायरोलिसिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो पायरोलिसिस इन्वॉल्व द थर्मल डिकम्पोजिशन वेस्ट एट 5402 to 1000 डिग्री सेल्सियस। ये इन्वायरमेंट एजेंसी 2011 के तहत मैं डाटा बता रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑटोक्लेविंग भी होता है, आपको पता है। ये पायरोलिसिस और इंसिनरेशन का डिफरेंस बेसिकली पूछा भी गया कई बार। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है पायरोलिसिस, और वो इंसिनरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑटोक्लेविंग में भी पता है आपको, ऑटोक्लेविंग तो आपने की होगी लैब वगैरह में। ऑटोक्लेविंग इज ए लो हीट थर्मल प्रोसेस इन विच स्टीम इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द वेस्ट, यानी कि जो भाप होती है, स्टीम होती है, वो वेस्ट के कांटेक्ट में लाई जाती है। और आपको पता है स्टीम से भी माइक्रोब्स मरेंगे, है ना। तो अंडर प्रेशर फॉर ए सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे दोनों चीज है, कितने टाइम तक, कितना, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजें चेंज होती है। लेकिन ये एक लो हीट थर्मल प्रोसेस है ऑटोक्लेविंग, ठीक है, क्योंकि इसमें इसको वेट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि स्टीम के कांटेक्ट में बेसिकली आता है, ठीक है। ये याद रखना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, सामान्यतः अगर 15 मिनट के लिए करना हो, है ना, 15 मिनट के लिए अगर हमें ऑटोक्लेविंग करनी हो, तो आप मुझे बताओ कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर रखेंगे। देखो कमेंट बॉक्स में ये बातें करना बहुत बेहतर होगा। और ये कमेंट में जितने बच्चे आंसर करेंगे, मुझे लगेंगे ये देख रहे हैं चीजों को। अगर आप नहीं देखोगे, उस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे, तो मैं ये समझूंगा कि ये जो हम मेथड अपना रहे हैं ये बेहतर नहीं है। यही समझना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही तो हम चीजों को सिलेक्ट करके बनाते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो हम सोचेंगे कुछ और, सोचते हैं कुछ और, ट्राई करते हैं, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट बात है भाई, ये इस डायग्राम को बहुत आराम से समझना है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है लो कॉस्ट और नीचे लिखा हुआ है हाई कॉस्ट। और इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लो इन्वायरमेंट बेनिफिट और ये लिखा हुआ है हाई इन्वायरमेंट बेनिफिट। इसको आराम से समझते हैं। देखिए, अगर आप वेस्ट को जनरेट ही नहीं होने देते हैं, है ना, अवॉइड करते हैं कि वेस्ट जनरेट ही ना हो, वेस्ट को कम से कम अवॉइड करें, रिड्यूस करें, तो ये इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बेनिफिट ही है। अवॉइड करें, चीजों को रिड्यूस करें, तो ये चीजें क्या है, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम नीचे आएंगे, इन्वायरमेंट के बेनिफिट कम होते चले जाएंगे, क्योंकि अब एक देखिए, किसी चीज को डिस्पोज कर रहे हैं हम, तो इन्वायरमेंट का बेनिफिट नहीं है। कहीं ना कहीं चीजों को हमने यूज ना करके डिस्पोज किया है, तो लोड तो बढ़ ही रहा है इन्वायरमेंट पे, तो ये बेनिफिट है वो लो है। लेकिन जब हम नीचे से यानी कि डिस्पोज से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अवॉइड तक, तो इन्वायरमेंट के बेनिफिट तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए वो लोड कम करेंगे। तो डिस्पोज, ट्रीट, रिकवर, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, अवॉइड, यहां तक ऐसे चलेंगे तो इन्वायरमेंट के बेनिफिट बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिकली क्या होगा, इन्वायरमेंट के बेनिफिट है वो कम हो जाएंगे। तो डिस्पोज में सबसे कम बेनिफिट है इन्वायरमेंट के, लो बेनिफिट है, और ऊपर चले जाएंगे तो हाई बेनिफिट है। अगर कॉस्ट की बात करें तो ऊपर यहाँ पे लो कॉस्ट रहेगी। अब बताओ, किसी चीज को हम अवॉइड करें, रिड्यूस करें, ज्यादा प्रोडक्शन ही ना करना पड़े या ज्यादा प्रोड्यूस होने ही ना दे वेस्ट, तो कॉस्ट हमारी लो लगेगी ना। लेकिन जैसे जैसे अगर वेस्ट इन्वायरमेंट में आ गया है तो उसको मैनेज करने में तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और डिस्पोजल में तो बहुत हाई कॉस्ट आ जाएगी। सारी चीजों को मैनेज करना, लैंडफिल वगैरह, साइट, ये सब तो कॉस्ट आ जाएगी। तो लो कॉस्ट से हाई कॉस्ट की तरफ आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी बातें, बहुत शानदार। अब ये कुछ नोट है, इन नोट को भी आपको संभाल के रखना है। क्या नोट कह रहा है, देखो, ये इंपोर्ट की बात की गई है ना। नो इम्पोर्ट ऑफ द हैजार्डियस वेस्ट एंड अदर वेस्ट फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया फॉर डिस्पोजल। क्या कह रहा है कि किसी भी तरह का हैजार्डियस वेस्ट है या फिर कोई दूसरा वेस्ट है, वो किसी भी कंट्री से इंडिया में नहीं आएगा डिस्पोजल के लिए, परमिट नहीं किया जाएगा। कि ऐसा कोई देश है वो कह रहे हैं मैं आपके देश में डिस्पोज करना चाहता हूं, तो वो अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, द इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट फ्रॉम एनी कंट्री शुड बी परमिटेड। परमिशन किस पे, किसके लिए, ओनली फॉर रिसाइकलिंग, डिस्पोजल के लिए परमिट नहीं है, रिसाइकलिंग के लिए,
रिकवरी के लिए, रीयूज के लिए एंड यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग, इसके लिए हम परमिट कर देंगे, लेकिन डिस्पोजल के लिए परमिट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में एक चीज और बताना फ्रेंड्स, इससे संबंधित आपको बताना है, जैसे हम इन्वायरमेंट में तरह तरह की हम बात करते हैं, तरह तरह के हम एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, तो हैजार्डियस वेस्ट के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से संबंधित किस तरह के कन्वेंशन की बात करते हैं, आप मुझे ये बताना, ठीक है। आप उसका नाम लिखना, कब आया ये भी बताना है। चलो बहुत बढ़िया। अगर प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल की बात करें 2016, इसमें क्या बातें हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या कहते हैं और इसके क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो भी हम थोड़ी अभी बात करेंगे। तो प्लास्टिक क्या है, बेसिकली सिंथेटिक मटेरियल विच कंटेन वन और मेनी ऑफ सच कंपाउंड लाइक ए हाई पॉलीमर सच एज पॉलीइथिन, टेराफिथिलेट, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, है ना, विनाइल, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, polystyrene, resins, multi-material like acrylonitrile, butadiene, स्टाइरीन, ये सब बात की गई है प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक बेसिकली है क्या। ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसमें विच कंटेन वन और मोर और मेनी ऑफ सच कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड्स है जिसमें हाई पॉलीमर्स है ना, तो वो जिससे मिलके बना होता है, तो ये बेसिकली प्लास्टिक है। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं अभी बात करूंगा आपसे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 was published on 4th Feb 2011 by the Government of India. In suppression of plastic waste handling rule 2011, new plastic waste management and handling rule 2016 were notified by the Government of India on 18th March 2016, यानी कि पहले 2011 में आया, उसके बाद 18 मार्च 2016 में आया। The toxic gases such as dioxin released during burnt आर कार्सिनोजेनिक एंड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो बहुत खतरनाक पोल्यूटेंट डाइऑक्सिन रिलीज होता है जो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल्स आर, ये आपको देखना है इस रूल के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, यानी कि थिकनेस को बढ़ाने की बात की गई है। टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम 40 माइक्रॉन्स टू 50 माइक्रॉन्स, दिस माइट फैसिलिटेट इजी कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग, यानी कि जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की उसको बढ़ाने की बात की गई 40 माइक्रोन से 50 माइक्रोन। और ये क्यों किया गया या ऐसा करने से क्या होगा, इससे कलेक्शन और रिसाइकलिंग में फैसिलिटी मिलेगी। दिस रूल रिकमेंड 250 microns thickness for plastic sheets to enable collection and recycle। जो प्लास्टिक शीट्स की बात हो रही है तो 250 माइक्रोन्स की बात कर रहा है। द रूल रिकमेंड 250 माइक्रोन्स थिकनेस फॉर प्लास्टिक शीट्स टू इनेबल कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग टू एक्सटेंड द मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू रूरल एरियाज। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस रूल के, ये याद रखना, और इन ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और बात करें ग्लोबल एवरेज ऑफ प्लास्टिक पर कैपिटा कंजप्शन इज 28 किलोग्राम। अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें पर कैपिटा कंजप्शन कितना है प्लास्टिक का, तो 28 किलोग्राम की बात है। और इंडिया हैज पर कैपिटा प्लास्टिक कंजप्शन कितना रखता है, 11 किलोग्राम, 11 किलोग्राम है। ठीक है, भारत की बात करें तो, और ग्लोबल लेवल पे पर कैपिटा कंजप्शन है 28 किलोग्राम। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो कब हुआ अमेंडमेंट, 12 अगस्त 2021, ये थोड़ा अपडेट चीज कर लेना। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल ऑन अगस्त 12, 2021 प्रोहिबिटिंग आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बाय 2022। ये इसमें बोला गया था 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या प्रोहिबिट करने का। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पे वहां से हम ऊपर आ गए कैरी बैग की थिकनेस के बारे में, यहाँ ध्यान रखना, वहीं तक वीडियो देखेगा वहां अटक जाएगा। आगे भी बात दी थी ना, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 75 माइक्रोन्स फ्रॉम 30 सितंबर 2021 एंड 120 माइक्रोन्स विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। जब हम बात शुरू में कर रहे थे 40 से हमने बात की 50 से 75 से 120 माइक्रोन थिकनेस की बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2022 से। तो ये इंपॉर्टेंट नोट हुआ कि नहीं, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि किस थिकनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब अगर हम कुछ कैटेगरीज की बात करें, यहाँ कैटेगरीज से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं और उसका पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर होता है बेसिकली, तो कौन से को हम रेड कैटेगरीज में रखेंगे, किसको हम ऑरेंज कैटेगरी में, किसको हम ग्रीन कैटेगरी में और किसको व्हाइट कैटेगरी में रखेंगे। अगर रेड कैटेगरी की बात करते हैं तो किसको रखेंगे रेड कैटेगरी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैविंग पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर ऑफ 60 एंड अबव। अगर पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर किसी भी इंडस्ट्री का 60 या 60 से ज्यादा है तो उसको रेड कैटेगरी में रखेंगे। अगर स्कोर 41 से 59 के बीच है तो उसको ऑरेंज कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि 41 से 59 तक है। अगर 21 से 40 तक है तो उसको ग्रीन कैटेगरी में रखेंगे। और अगर 20 तक है ना, 20 तक हो गया, उससे नीचे रह गया तो उसको व्हाइट कैटेगरी में रखेंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, है ना। ये कैटेगरी से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं या फिर ये कह देंगे रेड कैटेगरी के बारे में या ऑरेंज कैटेगरी के बारे में क्या ठीक है। तो ये जो पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर